हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का एक नया चैप्टर नंबर 3 क्लियरिंग सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा क्लियरिंग सेटलमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क है, ये इसकी आज फर्स्ट वीडियो है। और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 और 2 है वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया अपने थ्योरी पार्ट पर। तो चैप्टर 1 और 2 काफ़ी लेंदी थे और उसी की तरह उन्हीं का भाई चैप्टर नंबर 3 ये भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट हम इसे भी अच्छे से कवर करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, इसके बाद वाला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 वो काफ़ी छोटा सा, प्यारा सा, आसान सा है। वो आपने 10th में भी पढ़ रखा है, वो आपको ईजिली एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा और काफ़ी छोटा भी है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है देखो एक बारी वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपना पेन ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। देखो क्या दिया है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न। अब ये कुछ हमें टॉपिक्स दे रखे हैं जिन के बारे में पढ़ना है। पहला है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेसेस एंड सेटलमेंट साइकिल। दूसरा है ट्रांजैक्शन साइकिल एंड वेरियस सेटलमेंट एजेंसीज। थर्ड है सिक्योरिटीज एंड फंड सेटलमेंट। फोर्थ रिस्क इन सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेबी रेगुलेशन। उसके बाद डिपॉजिटरी एक्ट्स। फिर लास्ट सेकंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लास्ट में दिया है इनकम टैक्स एक्ट। तो ये सारे एक्ट और ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस हमें पूरा पढ़ना है कि ये सब होते क्या क्या हैं। तो देखो आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स। तो क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है, यहाँ से आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या दिया है, आफ्टर अ ट्रेड इज एग्जीक्यूटेड इट इज नीडेड टू बी सेटल्ड. The clearing and settlement mechanism in Indian securities market has witnessed significant changes and several innovations during the last decade. These includes use of state-of-art of information technology, emergence of clearing corporation to assume counterparty risk, shorter settlement cycle, dematerialization, electronic transfer of securities, and fine-tuned risk management system. Till January 2002, the stock exchange in India were following a system of account period settlement for cash market transaction. An account period settlement is a settlement where the trade pertaining to a period stretching over more than one day are settled. For example, trade for the period Monday to Friday are settled together. The obligation for the account period are settled on a net basis. अब लास्ट पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर पूरा पैराग्राफ एक साथ ही आपको समझा दूंगी। Instead of the account period settlement, T+2 rolling settlement was introduced for all securities. Rolling settlement refers to the securities of trade at a standard fixed period of days after the execution occurred. In a rolling settlement, each trading day is considered as a trading period and trade executed during the day are settled based on the net obligation for the day. तो ये पूरा हमने पढ़ा। अब देखो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हमें पता है थोड़ा थोड़ा पहले से, अब इस चैप्टर में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स होता क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया है, तो देखो इस पैराग्राफ में बोला है कि देखो जब भी हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो वो ट्रेड को क्या है, सेटल करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड को सेटल करना। तो मैं अपना पेन ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो क्या बोला है, देखो जब भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो उसे सेटल करना भी ज़रूरी होता है। तो जो हमारा क्लियरिंग और सेटलमेंट मैकेनिज्म है इंडियन सिक्योरिटी में, वो क्या करता है, जो भी हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज़ ट्रेड हो रही है मार्केट में उन्हें सेटल अलग अलग सिक्योरिटीज़ को मतलब कोई परेशानी ना हो, तो क्लियरली यहाँ पे सारी चीज़ें ट्रेड हो जाएं और इन दोनों सिक्योरिटीज़ के बीच में सेटलमेंट भी हो। तो क्लियरिंग और सेटलमेंट जो ट्रेड्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे हमारा काम करती हैं। अब देखो जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, ऐसा तो होगा नहीं कि अब दो लोग आएंगे और वो बाकी दो लोगों को बोलेंगे चुपचाप अपनी सिक्योरिटीज अदला बदली कर लो, चुपचाप पैसा ले दे लो और वो तुम्हारा ट्रेड हो जाएगा। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि लोग आके आपका ये सब काम करेंगे, नहीं। इसमें क्या होता है, जो हमारा सेटलमेंट और क्लियरिंग है ये किस तरह से परफॉर्म की जाती है, ये इलेक्ट्रॉनिकली की जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिकली क्यों करी जाती है, क्योंकि अब हमारी ट्रेडिंग भी तो इलेक्ट्रॉनिकली होती है ना। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो सेटलमेंट और क्लियरिंग होते किस तरह से है, तो जैसे कि हमारे जो इंडिया है उसने लास्ट कुछ डिकेड्स में यानी कि पिछले कुछ दशकों में क्या किया है, अपने आप को अच्छे से इनोवेट किया है ना, यानी कि अपने साथ में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया अपनी सिक्योरिटीज से या फिर अपने स्टॉक एक्सचेंज में या मार्केट से रिलेटेड ट्रेडिंग को परफॉर्म करने के लिए हमने इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने अपने इनोवेशंस को यूज़ किया, जैसे कि अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपना क्लियरिंग कॉर्पोरेशन उसने बनाया, रिस्क मैनेजमेंट बनाया, शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल बनाई, डीमेटलाइजेशन, सारी सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट कर देना, तो डीमेटलाइजेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ किया। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमें दी गई तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारी सिक्योरिटीज़ का
इसका क्लियरिंग और सेटलमेंट बहुत ज़्यादा आसान हो गया। अब टिल 2002 द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया वर फॉलोइंग अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि 2002 जनवरी 2002 तक भी हमारा जो इंडिया था, ये इंडिया था, वो क्या करता था, वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड सेटलमेंट को इस्तेमाल करता था। यानी कि अब जैसे कि अब हमारी सिक्योरिटी हमने आज खरीदी, 2 दिन बाद हमें वो मिल जाएगी, हमारे पास वो सिक्योरिटी सेटल हो जाएगी। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। तो इस सब की वजह से क्या होता था, काफ़ी परेशानी होती थी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये अकाउंट पीरियड सेटलमेंट क्या था, देखो जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, इसे रेज करते हैं, मैं कितना गंदा गंदा कर देती हूँ। देखो जैसे कि एक एग्जाम्पल है हमारा, ट्रेड फॉर द पीरियड मंडे टू फ्राइडे आर सेटल टुगेदर, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड में क्या होता था, जो ट्रेड हमारी मंडे को की गई है और जो ट्रेड हमारी फ्राइडे को की गई है, ये दोनों ही ट्रेड, देखो कितना गैप है मंडे से फ्राइडे, अब इन दोनों ही ट्रेड को हम क्या करेंगे, एक ही दिन पर साथ में यहाँ पे सेटल करेंगे। तो इसकी वजह से तो परेशानी हो जाती थी, कोई लेट हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है सेटलमेंट, तो ये परेशानी थी। तो इसको सेटल करने के लिए क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, T+2 का रोलिंग सेटलमेंट आया। अब T+2 आप इतने अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि अगर आपने पढ़ाई करी है तो भाई पता ही होगा, क्योंकि 10th में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। तो अकाउंटिंग पीरियड को हटा के क्या कर दिया गया, T+2 यहाँ पे सेटलमेंट ला दी गई, रोलिंग सेटलमेंट ला दी गई। यानी कि अगर आपने मंडे को ट्रेड करी है तो 2 दिन बाद ही आपकी ट्रेड क्या है, एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि आपको सेटलमेंट मिल जाएगी इनकी मंडे ट्यूसडे वेंसडे। तो 2 दिन के बाद वेंसडे को क्या होगी, आपकी जो ट्रेड है वो क्या हो जाएगी, सेटल हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, हमारी क्लियरिंग और सेटलमेंट ट्रेड्स में इस तरह से हमें फ़ायदे मिले। अब देखो अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या दिया है, लिस्ट द की टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। तो किस तरह से और कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं, कि ये है हमारा की टर्मिनोलॉजीज का मतलब है कि कौन कौन से टर्म्स जो हैं, यानी कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं हमारे क्लियरिंग और सेटलमेंट प्रोसेस में इस्तेमाल होंगे। तो देखो कौन कौन से हमारी टर्मिनोलॉजीज हैं। तो देखो पहले क्या दिया है, पेइंग डे इज द डे व्हेन द ट्रेडिंग मेंबर ब्रोकर आर रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट्स ऑफ फंड और डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द एक्सचेंज फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ट्रेडेड बाय और थ्रो दैम इन द रिस्पेक्टिव सेटलमेंट पीरियड। देखो जैसे कि हमने पढ़ा है, 10th में ही पढ़ा था हमने, पे इन और पे आउट डे। तो पे इन डे का क्या मतलब होता है, पे इन डे का मतलब होता है कि जिस दिन हमारा ट्रेडिंग मेंबर या फिर ब्रोकर अपना क्या कर रहा है, अपनी सिक्योरिटीज या फिर अपने पैसे को पे इन कर रहा है, यानी कि पैसा यहाँ पे पे इन मतलब पैसा आ रहा है, यानी कि वो हमारा जो ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर है वो पैसा दे रहा है किसको, क्लियरिंग कॉर्पोरेट को। तो पैसा किसके पास जा रहा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेट के पास जा रहा है। तो पे इन डे का मतलब होता है कि आप पैसा दे रहे हो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, तो पैसा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जा रहा है और आपको सिक्योरिटीज या फंड मिल रहा है। ठीक है, अब देखो सिक्योरिटीज पे इन डे। तो सिक्योरिटीज पे इन डे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग सिक्योरिटीज टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू इफेक्ट सेटलमेंट ऑफ अ सेल ट्रांजेक्शन। तो देखो सिक्योरिटी पे इन डे क्या है, तो ओहो ये कहाँ चला गया, ठीक है। देखो सिक्योरिटीज पे इन डे क्या होता है, देखो मैं अपना पेन ले लेती हूँ, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे। देखो मैंने अपना पेन ले लिया, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता, अच्छा वाला कलर लेंगे, थोड़ा लाइट सा, फिर लाइट कलर आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा डार्क सा लेते हैं, ये ठीक है। देखो सिक्योरिटीज पे इतना गंदा, सिक्योरिटीज पे इन डे क्या है, सिक्योरिटीज पे इन डे अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखो आप ऐसे से ध्यान रखो, सिक्योरिटीज पे इन, सिक्योरिटीज पे इन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो पे इन आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटीज दे रहे हो, तो अब आप क्या करोगे, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग सिक्योरिटीज टू द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो आपने सिक्योरिटीज दी और आपको पे इन, यानी कि पे इन मतलब अंदर आना, तो आपको पैसा मिलेगा। पैसा आपको कब मिलेगा, ये मैंने 10th क्लास में भी बताया था। पैसा आपको कब मिलता है, पैसा आपको तब मिलता है जब आप कोई चीज़ बेचते हो। तो समझो कि आपने अपनी सिक्योरिटीज डिलीवर कर दी किसको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, और वहाँ से आपको फंड मिल गया। तो सिक्योरिटीज पे इन डे क्या हुआ कि जिस दिन आप क्या करते हो, अपनी सिक्योरिटीज को दे देते हो, डिलीवर कर देते हो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास, और पे इन में आपको पैसा आपका मिल जाता है। तो ये होता है हमारा सिक्योरिटीज पे इन डे। सिक्योरिटीज पे इन डे आए, इसे इरेज कर लेते हैं, एक मिनट। आई होप आपको सिक्योरिटीज पे इन डे समझ में आएगा। पे इन डे मतलब सिक्योरिटीज पे इन डे क्या होता है, सिक्योरिटीज आपने डिलीवर कर दी किसको, अपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, और पैसा आपको मिल गया। तो इस तरह से आपकी जो ट्रेडिंग है वो सेटल हो जाती है। अब देखो आगे पड़ता है फंड पे इन डे। फंड पे इन डे देखो क्या दिया है, फंड पे इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड इन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू पे फॉर परचेज ट्रांजेक्शंस। देखो फंड पे इन डे इसका ऑपोजिट है थोड़ा सा। सिक्योरिटीज पे इन में आपको सिक्योरिटीज देनी थी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, फंड पे इन डे में आपको फंड देना है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। अब आप पैसा क्यों देते हो, अब ध्यान रखो,
पैसा आप इसलिए देते हो ताकि आपको जो सामान है वो मिल सके। तो फंड पे इन डे में क्या होगा, आप अपना पैसा जो है, अपना जो फंड है वो ट्रांसफर कर दोगे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को, और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो आपको सिक्योरिटीज प्रोवाइड कर देगा। तो आसान है ना समझना, सिक्योरिटीज पे इन डे में सिक्योरिटी दे दी किसको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। फंड पे इन डे में फंड दे दिया किसको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। हो गया ना आसानी से याद। अब देखो फंड, अब फंड पे इन और पे आउट हो गया, अब सॉरी पे इन और फंड का हो गया और सिक्योरिटीज का हो गया। अब पे आउट देख लेते हैं। सो पे आउट डे इज द डे व्हेन द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफर फंड एंड सिक्योरिटी टू द ब्रोकर ट्रेडिंग मेंबर हु हैव रिसीव्ड रिसीवेबल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, सिक्योरिटी पे आउट डे क्या है, पे आउट में क्या होता है, आपको पे आउट यानी कि अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपको देगा। आपने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को दिया तो पे इन, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जब आपको देगा तो पे आउट। अब देखो सिक्योरिटीज पे आउट भी बिल्कुल उसी की तरह है। द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग सिक्योरिटीज फ्रॉम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू कंप्लीट सिक्योरिटी सेटलमेंट टू परचेज ट्रांजेक्शन्स। देखो सिक्योरिटी पे इन में क्या हुआ था, पे इन में आपने अपनी सिक्योरिटीज दे दी थी तो पैसा मिल गया था, है ना। अब सिक्योरिटीज पे आउट में क्या होगा, सिक्योरिटीज पे आउट में उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस क्या करेंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटीज को रिसीव करोगे। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आपको सिक्योरिटी देंगे और आप सिक्योरिटीज को रिसीव करोगे तो उसे क्या बोलेंगे, सिक्योरिटीज पे आउट। अब ये आपको क्या करना है ना, पे इन और पे आउट दूसरे इंसान के नजरिए से देखना। पे आउट यानी कि पे आउट किसको हो रहा है, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से सिक्योरिटीज आउट हो रही हैं और हमें मिल रही हैं। तो पे आउट माने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, सिक्योरिटीज हमें देगा और हम सिक्योरिटीज को रिसीव करेंगे, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, ट्रांजैक्शंस को आगे बढ़ा सकें। अब फंड पे आउट क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन टू कंप्लीट द फंड सेटलमेंट ऑफ अ सेल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल पहले की तरह फंड पे इन में क्या था, फंड पे इन में था कि आपने अपनी सिक्योरिटीज का पैसा दिया था किसको, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को। अब फंड पे आउट में क्या है, फंड पे आउट में है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या करेगा, आपको पैसा देगा ताकि आप क्या कर सको, अपनी सेल्स को, अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें आगे परफॉर्म कर सको। अब देखो हमारा आ गया व्हाट इज ट्रांजैक्शन साइकिल। तो देखो ट्रांजैक्शन साइकिल, इसे फटाफट से साइकिल को समझ लेते हैं। साइकिल समझ ली तो नीचे वाला तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो ये पूरा नीचे में वही लिख रखा है जो मैं साइकिल में बताने वाली हूँ। ये हमारी ट्रांजैक्शन साइकिल है। सबसे पहले आप क्या करते हो, एक डिसीजन करते हो कि आपको ट्रेड करना है, तो डिसीजन टू ट्रेड फर्स्ट स्टेप हमारा। दूसरा, जब डिसीजन कर लिया तो फिर आप अपना एक ऑर्डर प्लेस करोगे। पहले सोचोगे, समझोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, है ना, फिर देखोगे कि हाँ ये सिक्योरिटी मेरे मतलब की है। तो डिसीजन कर लिया, पूरा जांच पड़ताल कर ली। उसके बाद सेकंड क्या करा आपने, प्लेस कर दिया अपना ऑर्डर। थर्ड क्या करोगे, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपका ऑर्डर ट्रेड होगा। उसके बाद क्लियरिंग ऑफ ट्रेड्स होगा, यानी कि आपने जो, भले ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी बट क्लियरिंग भी तो होगी ना कि हाँ आपकी सिक्योरिटी जो आपने प्लेस कराया ऑर्डर वो किस तरह से है, कैसा है, सस्पेंडेड तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। तो इस सब की क्लियरिंग होगी। क्लियरिंग होने के बाद उसकी सेटलमेंट होगी कि सामने वाला इंसान अगर खरीदना चाहता है तो वो सेटलमेंट हो जाएगी। तो फिफ्थ स्टेप ये हो गया। सिक्स्थ स्टेप है फंड्स एंड सिक्योरिटीज। अब आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से ट्रांजैक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन साइकिल है, ये हमने पूरी पढ़ी। अब एक बारी फटाफट से इसे भी पढ़ लेते हैं, फिर पूरा का पूरा ही समझ में आ जाएगा। देखो व्हाट आर द स्टेप्स इन ट्रांजैक्शन साइकिल। सो अ पर्सन होल्डिंग असेट्स ईदर टू मीट हिज लिक्विडिटी नीड्स और टू रीशफल हिज होल्डिंग इन रिस्पॉन्सिबल ऑफ चेंजेस इन हिज परसेप्शन अबाउट रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द असेट डिसाइड्स टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखो अ पर्सन होल्डिंग असेट्स ईदर टू मीट हिज लिक्विडिटी नीड्स टू, ठीक है इसे इरेज करते हैं। तो देखो फर्स्ट में मैं क्या बोला है, जो हमारा पर्सन होल्डिंग असेट्स है वो क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे एक डिसीजन लेता है टू बाय और सेल द सिक्योरिटी। तो देखो जैसा हमने पहला पढ़ा था डिसीजन टू ट्रेड, तो पहला हमें क्या होता है, जो पर्सन जो भी अपने सिक्योरिटीज और फंड्स को होल्ड करता है, चाहे उसके पास सिक्योरिटी ना चाहे उसके पास पैसा है, वो जो भी ट्रेड करना चाहता है वो ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक डिसीजन यहाँ पे लेता है, उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करता है। सेकंड दिया है ही सिलेक्ट अ ब्रोकर एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू प्लेस बाय एंड सेल ऑर्डर ऑन द एक्सचेंज। यानी कि सेकंड क्या होता है, प्लेसिंग ऑर्डर। तो जो इंसान है, जो भी मतलब हम कह सकते हैं इन्वेस्टर है, जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो अपने ब्रोकर से भी करवा सकता है और खुद भी क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, अपनी सिक्योरिटीज को बाय सेल कर सकता है। थर्ड दिया है द ऑर्डर इज कन्वर्टेड टू आ ट्रेड एज सून इज, ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन हो जाता है, यानी कि जैसे ही हमारे ऑर्डर को एक मैचिंग ऑर्डर मिलेगा हमारी ट्रेडिंग जो है वो प्लेस हो जाएगी। फोर्थ में दिया एट द एंड ऑफ द ट्रेड साइकिल द ट्रेड इज नेटेड टू बी डिटरमाइन, ठीक है, मेंबर, ठीक है, जैसे ही हमारा यहाँ पे सेटलमेंट होती है तो क्लियरिंग हो जाती है हमारे ट्रेड्स की,
1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 5। अच्छा, इन्होंने 2 पॉइंट मिक्स कर दिए। देखो ये क्लियरिंग वाला और सेटलमेंट वाला, जैसे ही हमारी ट्रेड यहाँ पे क्लियर होती है उसी के बाद हमारी सेटलमेंट्स क्या है यहाँ पे परफॉर्म कर दी जाती है। यानी कि पहले ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, मैचिंग ऑर्डर मिल गया, तो हमारी ट्रेड जो है वो क्लियर कर दी गई। क्लियर होने के बाद हमारी ट्रेड को क्या कर देते हैं ये लोग, सेटल कर देते हैं। और सेटल होने के बाद जो है बायर डिलीवर फंड एंड, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे हमारी फंड और सिक्योरिटीज, यानी कि जैसे ही हमारे मैच दोनों मिल गए, अब ये इंसान खरीद रहा है, ये इंसान बेच रहा है, तो ये अपनी सिक्योरिटीज बेचेगा, तो ये बायर जो है वो अपने पैसे को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। तो फंड और सिक्योरिटीज को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद हमारी पूरी ट्रांजेक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, विच आर द सेटलमेंट एजेंसीज। तो विच आर द सेटलमेंट एजेंसीज, इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ फॉलोइंग सेटलमेंट एजेंसीज हैं, आज हम पढ़ेंगे डिपॉजिटरी सब। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, CDSL बोल रही हूँ, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन NSCCL। तो देखो क्या दिया है इसमें, तो देखो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन NSCCL में क्या दिया है, द NSCCL इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड इट्स सेंट्रल फंक्शंस। It clears all trades, determines obligations of a member, arrange for paying of funds, security receive funds, security processes for storage in funds, securities arranges for payout of the fund securities to member, guarantee settlements and collects and maintain margin, collateral base capital, other funds. Clearing members, they are responsible for settling their obligations as determined by the NSCCL. They have to make available funds and or securities in the designated account with the clearing bank, depositories, participant as the case may be, to meet their obligation on the settlement day. In the capital market segment, all trading members of the exchange are required to become the clearing member of the clearing corporations. तो देखो पूरा पढ़ लेते हैं, और समझाते कुछ है नहीं, पता नहीं कैसी टीचर है। तो देखो दोबारा से इन द सेंस कि मैं आपको समझा देती हूँ हिंदी में पूरे पैराग्राफ का मतलब। देखो क्या दिया है, 1 मिनट में अपना पेन ले लूँ, मेरा पेन आ जाए फटाफट से, कहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, अगर हम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन NSCCL, यहाँ पे ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी हमारी ट्रेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में, उन सभी एक्टिविटीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, NSCCL। अब ये नहीं कि आपने कोई फ्रॉड कर दिया तो उसके लिए भी NSCCL हो जाएगा, नहीं, उसके लिए फिर आप ही जिम्मेदार होगे, फिर आप पे जुर्माना लगेगा। तो NSCCL क्या है, यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो भी हमारी पोस्ट ट्रेड एक्टिविटीज़ हमारे स्टॉक एक्सचेंज में परफॉर्म हो रही हैं उन सभी की देखभाल, उन सभी की चेकिंग करना किसका काम है, हमारे कॉर्पोरेट स्टॉक क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस का। और देखो आगे क्या बोला है, आगे हमें बोला है कि क्लियरिंग, यहाँ पे जो भी हमारे सेंट्रल फंक्शंस हैं वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स यहाँ पे ट्रेड की देखी जाती है। और देखो यहाँ पे क्या है, इट क्लियर्स ऑल ट्रेड, डिटरमाइंस ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो हमारा NSCCL है ये क्या करता है, जो भी हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं, अलग अलग हमारे जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं उन सभी से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रेड से रिलेटेड ऑब्लिगेशंस हैं, जो भी हमारे पे इन पे आउट हैं, जो भी हमारे देखो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जो भी हमारे अरेंज फॉर पे आउट ऑफ फंड सिक्योरिटीज़ हैं, जो भी हमारे सिक्योरिटीज़ प्रोसेसेस हैं, जो भी गारंटीड सेटलमेंट हैं, है ना, ये सभी सिक्योरिटीज़ से रिलेटेड जो हमारे टर्म्स हैं, इन सभी को कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इन सभी चीज़ों के लिए, NSCCL। NSCCL क्या करता है, NSCCL क्या करता है, जो भी हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनकी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कह सकते हैं रिव्यू करता है, देखता है सारी चीज़ों को, है ना, और जो भी सेटलमेंट हैं, ट्रेड्स हैं, जो भी यहाँ पे काम चल रहा है हमारी ट्रेड से रिलेटेड, उन सभी का क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट भी यहाँ पे ये करता है। अब देखो क्या दिया है आगे, दे हैव टू मेक अवेलेबल फंड ऑफ सिक्योरिटी इन डेजिग्नेटेड अकाउंट विद द क्लियरिंग। ठीक है, अब जो NSCCL है वो क्या करता है, जो भी हमारे अलग अलग फंड्स हैं, जो भी हमारे अलग अलग अकाउंट्स हैं, अब इन सभी में ट्रेड हो रहा है तो इन सभी के लिए फंड्स भी कौन अवेलेबल करवाता है, NSCCL अवेलेबल करवाता है, टू मीट देयर एब्लिगेशन टू सेटलमेंट इन डे इन द कैपिटल मार्केट। 1 मिनट से रेज करते हैं, काफ़ी गंदा हो गया। In the capital market segment, all trading member of the exchange are required to become clearing। ठीक है, 1 मिनट से रेज करते हैं, क्या बोला है इसमें कि जो हमारे कैपिटल मार्केट सेगमेंट्स हैं उसमें भी एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू बिकम क्लियरिंग मेंबर, यानी कि देखो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस में जो हमारे कैपिटल मार्केट सेगमेंट्स है ना, वहाँ से जो हमारे ट्रेडिंग मेंबर हैं वो भी क्या चाहें, अगर वो लोग चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, क्लियरिंग मेंबर के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का एक क्लियरिंग मेंबर भी बन सकते हैं। तो देखो अगर मैं दोबारा बताऊँ तो NSCCL क्या है, ये हमारी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो क्या कराती है, जो भी हमारी अलग अलग ट्रेड्स हैं उन्हें क्लियर कराती है। उसके बाद जो भी हमारा रिस्क मैनेजमेंट है उन सब का भी ध्यान रखती है, जो भी हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड फंड,
पे इन पे आउट है, उन सब का भी ध्यान रखती है NSCCL। और NSCCL क्या करती है, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी हमारे ट्रेडिंग मेंबर हैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट में, उन सबको अगर वो चाहे तो अगर कैपिटल मार्केट सेगमेंट के मेंबर्स अगर अप्लाई करें तो वो लोग भी क्या बन सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के क्लियरिंग मेंबर्स बन सकते हैं। अब देखो कस्टोडियन, कस्टोडियन तो हमने पढ़ भी रखा है, दोबारा से पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ा था हम लोगों ने इसे 10th में। देखो कस्टोडियन क्या है, अ कस्टोडियन इज एन एंटिटी who is responsible for safeguarding the documentary evidence of the title to property like share certificate etc. The title to the custodian property remains vested within the original holder or in their nominees। तो अब अगर हम पढ़ें कस्टोडियन, तो कस्टोडियन में क्या है, अ कस्टोडियन इज एन एंटिटी who is responsible for safeguarding the documentary evidences of the title of property like share certificate etc. The title to the custodian property remains vested with the original holder on their nominees or custodian trustees. As the case may be in NSCCL, custodian is a clearing member but not a trading member. The custodian settle trades assigned by the trading member. The custodian is required to confirm whether it is going to settle a particular trade or not. If it is confirmed, the NSCCL assign that obligation to that custodian and the custodian is required to settle it on the settlement day. If the custodian reject the trade, the obligation is assigned back to the trading clearing member. तो देखो क्या दिया है इस पूरे में कस्टोडियन में, हमें कस्टोडियन में बताया कि कस्टोडियन क्या है, हमारी एक सेफ गार्डिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, कस्टोडियन हमारी एक एंटिटी है जो क्या रिस्पॉन्सिबल है हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को सेफ गार्ड रखने में। यानी कि अब मैंने पूरा ही इंग्लिश में बोल दिया, इसमें क्या मतलब है, कस्टोडियन क्या है, हम कह सकते हैं एक एंटिटी है जो क्या करती है, जिसका काम है जो भी हमारे डॉक्यूमेंट हैं, जो भी हमारे बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो ऐसे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेड से रिलेटेड, उन सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को क्या रखती है, सेफ रखती है। तो देखो कस्टोडियन क्या है, हम कह सकते हैं जैसे कि बैंक होता है ना, जो हमारी पैसे को या फिर अगर हम अपने घर के कागज उसके पास जमा करा दे तो उन्हें सेफ रखता है, तो बिल्कुल उसी की तरह कस्टोडियन भी क्या है, बैंक की ही तरह है जो क्या करती है, हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को सेफ रखती है अपने पास, जैसे कि हमारा शेयर सर्टिफिकेट और एक्सेट्रा। आगे क्या है, जो हमारी कस्टोडियन है वो उसके पास में जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है वो हमेशा अपने पास में सेफ रखेगी। ओरिजिनल होल्डर के पास भी होते हैं वो, ऐसा नहीं है कि कस्टोडियन वो प्रॉपर्टी वो डॉक्यूमेंट्स किसी और इंसान को दे देगी, नहीं, वो क्या होंगे, ओरिजिनल होल्डर के होंगे तो वो उसी के पास रहेंगे या फिर कस्टोडियन के पास रहेंगे, और कस्टोडियन ट्रस्टीज के पास भी हो सकते हैं, क्यों, कस्टोडियन कोई इंसान तो है नहीं, कस्टोडियन तो हम कह सकते हैं काफ़ी सारे मिलकर लोग चलाते हैं, तो कस्टोडियन ट्रस्टीज क्या रखते हैं, अपने पास ही एविडेंसेस को रखते हैं। अब देखो इन NSCCL कस्टोडियन इज अच्छा, देखो जो कस्टोडियन है वो हमारा क्लियरिंग मेंबर है, यानी कि ये ट्रेड्स को क्या कराता है, क्लियर कराता है, बट ये ट्रेडिंग मेंबर नहीं है, यहाँ पे ट्रेड खुद नहीं करता कस्टोडियन, कस्टोडियन यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स को सेटल कराने में, क्लियर कराने में काम करता है। तो कस्टोडियन क्या है, हमारी क्लियरिंग मेंबर बट नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ कभी कभार पेपर में पूछ ली जा सकती है कि कस्टोडियन इज अ ट्रेडिंग मेंबर और नॉट, कस्टोडियन इज अ क्लियरिंग मेंबर और नॉट। तो आपको बताना है कि कस्टोडियन इज अ क्लियरिंग मेंबर बट नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर, ठीक है। अब देखो आगे बोला है कस्टोडियन सेटल्स ट्रेड। अब जो कस्टोडियन है, जो भी ट्रेड्स हैं उन सभी को सेटल कराने के लिए भी क्या होता है, हमारा कस्टोडियन काम आती है। कस्टोडियन क्या करती है, जो भी कस्टोडियन इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म वेदर इट इज गोइंग टू सेटल अ पर्टिकुलर ट्रेड और नॉट। तो कस्टोडियन क्या करती है, कंफर्म करती है कि जो भी पर्टिकुलर ट्रेड है क्या वो हमारी ट्रेड परफॉर्म हो सकती है या फिर नहीं। तो कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे कस्टोडियन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इफ द कस्टोडियन रिजेक्ट द ट्रेड द ऑब्लिगेशन असाइन, ठीक है, अगर हमारे कस्टोडियन ने किसी भी ट्रेड को रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो वहाँ पे ट्रेड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि कस्टोडियन ने क्या है, मना किया है, तो वो ट्रेड नहीं हो सकती। अगर कस्टोडियन अप्रूवल दे देती है, कंफर्म कर देती है, तो कस्टोडियन क्या हो जाता है, ट्रेड यहाँ पे हमारी सेटल हो जाती है। अब देखो आगे गया हमारा क्लियरिंग बैंक। तो क्लियरिंग बैंक क्या होता है, इसे पढ़ लेते हैं। क्लियरिंग बैंक आर अ की लिंक बिटवीन द क्लियरिंग मेंबर एंड NSCCL फंड सेटलमेंट। एवरी क्लियरिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डेडिकेटेड सेटलमेंट अकाउंट विद वन ऑफ द क्लियरिंग बैंक based on his obligation as determined through clearing. The clearing member makes fund available in the clearing account for the pay-in and receive fund in case of payout. Multiple clearing bank provides advantages of competitive forces, facilitate introductions of new product with working capital fund,
anywhere banking facility, the option to members to settle funds through a bank which provide the maximum service suitable to the member. देखो क्लियरिंग बैंक्स क्या होता है, क्लियरिंग बैंक्स हमारे की लिंक में होते हैं हमारे क्लियरिंग मेंबर और एनएससीसीएल के बीच में। यानी कि क्लियरिंग बैंक्स आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। देखो क्लियरिंग बैंक क्या है, ये हमारे जैसे कि क्लियरिंग बैंक है, ये हमारा एनएससीसीएल है, क्लियरिंग मेंबर है, तो इनके बीच में जो की लिंक है यानी कि ये जो इन दोनों को लिंक करने वाला इंसान कौन है, क्लियरिंग बैंक। तो ये यहाँ पे क्या करता है, दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिंक करवाने का काम करता है। तो क्लियरिंग बैंक क्या करता है, ये हमारे एनएससीसीएल और क्लियरिंग मेंबर्स के बीच का एक लिंक है जो क्या करता है, फंड सेटलमेंट कराने में काम आते हैं। अब जो भी हमारे एवरी क्लियरिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ डेडिकेटेड सेटलमेंट अकाउंट। देखो जो भी हमारा क्लियरिंग मेंबर है अगर उसे ट्रेड करना है तो उसके पास अकाउंट तो होना ही चाहिए, तो वह अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्लियरिंग बैंक से यहाँ पे उसे मिलता है। बेस्ड ऑन इज ऑब्लिगेशन एज डिटरमाइंड थ्रू द क्लियरिंग, द क्लियरिंग मेंबर मेक फंड्स अवेलेबल इन द क्लियरिंग अकाउंट्स इन द पेन। ठीक है, जो हमें जैसे हमने पढ़ा था क्लियरिंग मेंबर क्या करता है, अगर वो यहाँ पे हमारा ट्रेड हो रही है, ट्रेड चल रही है, तो बैंक अकाउंट की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि बैंक अकाउंट में ही क्या होगा, हमारे पैसा आएगा, हमारी सिक्योरिटीज आएंगी। तो अब ऑब्लिगेशंस के हिसाब से ही जो हमारा क्लियरिंग मेंबर है वो हमारे लिए फंड अवेलेबल करवाता है और जो भी हमारी फैसिलिटीज हैं उन सभी को हमारे पास में पहुंचाता है। तो अब देखो जो हमारा क्लियरिंग बैंक है इसका फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा बैंक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्लियरिंग बैंक आखिर है क्या। इरेजर ले लेके इसे मिटा देते हैं। देखो क्या बोला है इसमें, फंक्शंस ऑफ क्लियरिंग बैंक। तो फंक्शंस क्या है क्लियरिंग बैंक के, तो देखो द क्लियरिंग बैंक आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द फॉलोइंग सर्विस एज अ सिंगल विंडो टू ऑल क्लियरिंग मेंबर ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एज ऑल्सो टू क्लियर कॉर्पोरेशंस। तो देखो फंक्शंस क्या क्या दे रखे हैं, बैंक ब्रांच नेटवर्क इन सिटीज दैट कवर बल्क ऑफ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स। ठीक है, देखो क्लियरिंग बैंक्स की क्या क्या फंक्शंस हैं। पहला क्या है, ब्रांच नेटवर्क इन सिटीज दैट कवर बल्क ऑफ द ट्रेडिंग कम्स क्लियरिंग मेंबर्स। यानी कि जो हमारा क्लियरिंग बैंक है वो किस किस के बीच में लिंक है, हमारा जो क्लियरिंग मेंबर है वो और जो हमारा जो हम मतलब हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया था ना क्लियरिंग बैंक्स लिंक बिटवीन क्लियरिंग मेंबर एंड एनएससीसीएल। तो क्लियरिंग बैंक्स यहाँ में जो हमारा क्लियरिंग मेंबर्स हैं और जो हमारा एनएससीसीएल है, एनएससीसीएल और हमारा क्लियरिंग मेंबर, इन दोनों के बीच में किसका लिंक, कौन लिंक बनाता है, क्लियरिंग बैंक। तो यहाँ पे क्लियरिंग बैंक क्या करता है, क्लियरिंग बैंक की बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग ब्रांच नेटवर्किंग होती है अलग अलग सिटीज़ में, ताकि वो क्या कर सकें, अलग अलग क्लियरिंग मेंबर्स के साथ मिलकर आराम से ट्रेड को परफॉर्म कर सकें। सेकेंड पॉइंट है हाई लेवल ऑटोमेशन इंक्लूडिंग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ऑफ फैसिलिटीज़। यानी कि जो हमारा क्लियरिंग बैंक है वो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रॉनिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है कि हम क्या कर सकें, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाई लेवल की जो हमारी ट्रेडिंग है उसे हम क्या कर सकें, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स यहाँ पे ट्रांसफर करके अपनी फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ा सकें और इजीली ट्रेड कर सकें। थर्ड दिया है फैसिलिटीज़ लाइक डेडिकेटेड ब्रांच फैसिलिटीज़, सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एक्सेस टू अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन ऑन रियल टाइम बेसिस। यानी कि अलग अलग फैसिलिटीज़ जैसे कि हमारी ब्रांच फैसिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग ब्रांच के साथ में ट्रेड करना और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अलग अलग इंटरफेसेस में जाके ट्रेड करना और हमारे इन्फॉर्मेशन ऑन रियल टाइम बेसिस यानी कि साथ के साथ में अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलना और उसके साथ अकॉर्डिंग में ट्रेड करना। तो ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। वैल्यू एडेड सर्विस टू मेंबर्स सच एज फ्री ऑफ कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र अक्रॉस सेंटर्स। यानी कि आप क्या करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फंड्स को ट्रांसफ़र करते हो। यानी कि जैसे एक इंसान है, इससे अपने ट्रेड्स अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कराना है दूसरी जगह पे, तो आप क्या करोगे, इसका कोई पैसा चार्ज नहीं करोगे, फ्री सर्विस आप यहाँ पे प्रोवाइड कराते हो। और नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल फंड। यानी कि जो वर्किंग कैपिटल फंड है वो भी आप इन्हें प्रोवाइड कराते हो। थर्ड पॉइंट दिया है, मतलब कि लास्ट थर्ड पॉइंट दिया है, सर्विस एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी थ्रू विच इट इंटरफेस विद द इन्वेस्टर्स। यानी कि जो हमारा क्लियरिंग बैंक है वो क्या करता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह क्या करता है, लोगों को सर्विस देता है। यानी कि जो लोग ट्रेड करवाना चाहते हैं वो जैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ हम मिलकर ईजिली ट्रेड करते हैं ना, तो जो हमारे क्लियरिंग बैंक्स हैं, हमने पढ़ा था ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में हमारा क्लियरिंग बैंक्स भी आता है, बैंक्स भी होते हैं। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में हमारा क्लियरिंग बैंक क्या कराता है, हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम उनके साथ मिलकर इजीली ट्रेड परफॉर्म कर सकें। ओ इरेजर चाहिए मुझे, ठीक है। सेकंड पॉइंट दिया लास्ट सेकंड, अदर कैपिटल मार्केट रिलेटेड फैसिलिटीज। यानी कि जो हमारी अलग अलग कैपिटल मार्केट हैं उनसे रिलेटेड जो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं वो हमें क्लियरिंग बैंक प्रोवाइड कराता है। लास्ट पॉइंट दिया है हमें, ऑल अदर बैंक
फैसिलिटीज लाइक इशूइंग बैंक गारंटी, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेट्रा। जो हमारा क्लियरिंग बैंक है वो क्या कराता है, हमें बैंक गारंटी और क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन देने का भी हमें एक फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। क्लियरिंग बैंक देखो इतने सारे फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म करता है, तो देखो कितना फायदा है हमारे पास क्लियरिंग बैंक के होने का, है ना। अब देखो हमारा आज का लास्ट टॉपिक डिपॉजिटरी, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो डिपॉजिटरी में क्या है, अ डिपॉजिटरी इज एन एंटिटी वेयर द सिक्योरिटीज ऑफ एन इन्वेस्टर आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म. The person who holds a demat account in the beneficiary owner. In case of a joint account, the account holders are beneficiary holders of that joint account. Depository help in settlement of dematerialized security. Each custodian clearing member is required to maintain a clearing pool account with the depositories. He is required to make available the required security in the designated account on settlement day. The depository run an electronic file to transfer the securities from account of the custodian clearing member to that of NSCCL as per the schedule by the allocation of security determined by the NSCCL. The depository transfer the security on the payout day from the account of the NSCCL to those of members custodians. तो देखो डिपॉजिटरी हमने तो पूरा 10th चैप्टर में मतलब 10th क्लास में पूरा चैप्टर ही पढ़ा था डिपॉजिटरीज के ऊपर। तो देखो डिपॉजिटरी होता क्या है, डिपॉजिटरी हमारा होता है कि जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में अपनी सिक्योरिटीज को यहाँ पे सेव करके रखते हैं, यानी कि अ डिपॉजिटरी इज एन एंटिटी वेयर सिक्योरिटी ऑफ एन इन्वेस्टर आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म, यानी कि जो भी हमारी अलग अलग सिक्योरिटीज है जब वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में हमारे पास सेव हैं, हमारे पास हैं, तो वो किस में हमारे पास होंगी, डिपॉजिटरी में हमारे पास होंगी। अब देखो अ पर्सन हु होल्ड्स अ डीमैट अकाउंट, जो हमारा डीमैट अकाउंट होता है ना उसमें क्या होता है हमारी सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में होती हैं, तो वही क्या होती है डिपॉजिटरी कहलाती हैं। तो अब देखो हमारा जो पर्सन है जो डीमैट अकाउंट को होल्ड करता है या फिर कह सकते हैं जो बेनिफिशियरी ओनर है, इन केस अ जॉइंट अकाउंट द अकाउंट होल्डर्स, यानी कि अगर हमारा क्या है एक जॉइंट अकाउंट है दो लोगों के साथ, जैसे कि मम्मी पापा का अकाउंट है, डिपॉजिटरी अकाउंट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम एक बेनिफिशियरी अकाउंट यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, अब देखो डिपॉजिटरी आपको समझ में आएगा डिपॉजिटरी क्या है हमारा कि एक जो हम क्या करते हैं अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में क्या कर लेते हैं अपने पास अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं, तो वही क्या होता है हमारा डिपॉजिटरी होता है। सो ईच कस्टोडियन डिपॉजिटरी हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ, कहाँ गया, इरेज करते हैं, डिपॉजिटरी हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ द डीमेटलाइज सिक्योरिटी, यानी कि डिपॉजिटरी क्या करता है जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिकल सिक्योरिटीज हैं उन सभी को सेटल कराने के लिए कौन हेल्प करता है, डिपॉजिटरी। Each clearing members is required to maintain a clearing pool account with the depository. He is required to make, ठीक है, जो भी हमारे क्लियरिंग मेंबर है उन वो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फ्रॉड इंसान है जो आके हमारे डिपॉजिटरी में यहाँ पे हमारी सेटलमेंट करा रहा है, उनका भी एक क्लियरिंग पूल होना चाहिए। आगे क्या दिया, द डिपॉजिटरी रन एन इलेक्ट्रॉनिकल फाइल, ठीक है, डिपॉजिटरी में क्या होता है जो भी हमारी सिक्योरिटीज है वो इलेक्ट्रॉनिकल होती हैं, तो यानी कि डिपॉजिटरी क्या करता है हमारे इलेक्ट्रॉनिकल फाइल को ट्रांसफर करता है सिक्योरिटीज फ्रॉम अकाउंट टू द कस्टोडियन मेंबर ऑफ द कस्टोडियन मेंबर, इसे रेज करते हैं, ऑफ द कस्टोडियन मेंबर टू द NSCCL, यानी कि डिपॉजिटरी क्या करता है इलेक्ट्रॉनिकल फाइल्स को, इलेक्ट्रॉनिकल जो हमारी फाइल्स हैं जो हमारी सिक्योरिटीज हैं उन सभी को क्या करता है अकाउंट से, कस्टोडियन अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर करता है, NSCCL के पास में ट्रांसफर करता है, और आगे की जो ट्रेड है उसे वो हमारी परफॉर्म करवाता है। तो डिपॉजिटरीज भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से पढ़ेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।